आपको मेरे बच्चे मिल जाएगी इंशाल्लाह जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा। तो एक बड़ी असाइनमेंट आप उसको सॉल्व करेंगे और दिन भी आपको कुछ मिल जाएंगे उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन खबरदार, अगर असाइनमेंट के बगैर कोई जो दिन होंगे उसके बगैर कोई उस दिन पहुंचा, ये ना समझना कि टेस्ट आज लाजमी दे के जाना है। ले बेटा, जरा बचपन की बातें मेरा ख्याल है जल्दी जल्दी से इसको रिपीट कर लें, क्योंकि मुझे यकीन होता है कि जब बच्चे कुछ दिनों के बाद आते हैं तो मेरे बच्चे वो मोस्टली बच्चे ही आते हैं, सियाने हो गए तो आते कौन। लो बेटा, याद करें हमने डिस्कस किया था कंपनी वो होगी जो कंपनी एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड हुई हो या कंपनी लॉ के अंदर। फिर हमने कंपनी लॉ भी डिस्कस किए जो अब रिपील हो चुके हैं। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि कंपनी की तरह के स्ट्रक्चर के तो कुछ और इदारे भी हैं, तो फिर उनका क्या करना है। हमने क्या कर दिया, एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी जिसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। और हमने कहना शुरू कर दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तीन तरह के इदारे हैं। हमने कहा कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होने वाली या कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होने वाली कंपनी भी आ जाती है, मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी की तरह के जो इदारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो भी आ जाते हैं, और हमारे ही मुल्क में किसी खास कानून के तहत रजिस्टर्ड होने वाले इदारे वो भी आ जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज को डिस्कस करना शुरू किया था। और टाइप्स ऑफ कंपनी में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फॉरेन कंपनी क्या होती है। हमने कहा था कि ऐसी कंपनी जो, एक बात कह रहा था कि घर से कॉल आया करे तो उसको सुन लिया करो मेरे बच्चे। मैं हमेशा हर क्लास में हर बच्चे को जब भी मुझे कॉल आती है, कम से कम मैं उसमें वक्त लाजमी आप सबको बताता हूँ कि घर से कॉल आए, लेकिन अपने घर से कॉल आए तो उसको, क्योंकि हर कॉल आती तो घर से ही। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ऐसी कंपनी जो किसी और मुल्क में, फॉरेन कंपनी जो किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड हुई और पाकिस्तान में काम कर रही हो, चाहे उसका कोई कोई मेरे बच्चे बिजनेस प्लेस हो, चाहे कोई उसका लाइसेंस ऑफिस हो, या किसी भी तरीके से पाकिस्तान में काम कर रही हो। उसके बाद मेरे बच्चे, अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि लाइबिलिटी के लिहाज से दो तरह की कंपनी थी, लिमिटेड लाइबिलिटी और गारंटी लिमिटेड, सॉरी, लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल और गारंटी लिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में क्या था आपको बोला, जब ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स हो, और आपकी लाइबिलिटी फिर कैसे लिमिटेड होती थी, जितने आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते थे, 100 के शेयर्स खरीदते हैं तो आपकी लाइबिलिटी 100 तक ही लिमिटेड है। कल वो कंपनी लॉस में चली जाए, वो कंपनी वैसे ही खत्म हो जाए, तो उसके सर पे करोड़ों की लाइबिलिटी हो, आपका सिर्फ 100 रुपया डूबेगा, उसके मजीद बाद में किसी लाइबिलिटी के लिए आप लाइबल नहीं होंगे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल में पुराने वक्तों के अंदर लोग उधार भी कर लिया करते थे। जो उधार के ऊपर पुराने वक्तों में आप शेयर लिया करते थे वो पार्शली पेड शेयर कहलाते थे। आज के दौर में आपको पूरे पेमेंट करोगे तो फिर ही शेयर मिलते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, गारंटी लिमिटेड हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था कि गारंटी लिमिटेड कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर में आपने अपना नाम दर्ज करवाना है, तो नाम कैसे दर्ज करवाएंगे, उसका प्रोसेस फॉलो करके। फिर हमने कहा था जब नाम दर्ज करवा रहे होंगे तो दर्ज करवाते वक्त आपको एक गारंटी भी देनी होती है कि कल अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए तो उस वक्त लाइबिलिटीज पे करने के लिए इसके एसेट्स में मैं भी इतनी अमाउंट ला के कंट्रीब्यूट करूंगा। लेकिन वो अमाउंट आपने गारंटी वाली कब देनी होती है बोला, वाइंडिंग अप के मौके पे। तो फिर आपकी लाइबिलिटी सिर्फ कहां तक लिमिटेड होगी, जितनी आपने गारंटी दी होगी। उसके बाद मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो। लेकिन हमने कहा था ये कंपनीज बड़ी रेयर होती हैं। और फिर मेरे बच्चे, हमने कहा था कि प्राइवेट कंपनी मजीद दो तरह की होती है। प्राइवेट कंपनी, पहले तो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी की होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी मजीद दो तरह की होती है, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका एक मेंबर हो, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके एक से ज्यादा मेंबर हो, तो अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। फिर हमने कहा था कि प्राइवेट कंपनी फिर कहते हैं किसको है। हमने कहा था कि दो तरह की, मतलब अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको कि ऐसी कंपनी जिसमें तीन तरह की पाबंदियां हो। एक तो शेयर ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, मेंबर्स की तादाद पे लिमिट हो, 50 से ज्यादा ना हो सकती हो, और प्रोहिबिशन हो पब्लिक में जाके शेयर ऑफर करने के। फिर अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि इसके मेंबर्स की तादाद जब काउंट करनी है तो वहां पे इंप्लॉइज काउंट नहीं करने, लेकिन इंप्लॉइज मतलब सिर्फ इंप्लॉय, अगर इंप्लॉइज के पास शेयर भी हो तो वो तो काउंट होंगे। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर मान लो कि जॉइंट शेयर होल्डर हो तो उनको सिंगल के तौर पर काउंट करना है। फिर मेरे बच्चों को अगर याद हो तो पब्लिक कंपनी हमने डिस्कस किया था, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट ना हो। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन अगर पेपर में आ जाए तो आप एक्चुअली क्या लिखोगे, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। और पब्लिक लिस्टेड कंपनी हमने कहा था, पब्लिक कंपनी भी दो तरह की है, लिस्टेड और अनलिस्टेड। और लिस्टेड कंपनी ऐसी जिसके स्टॉक चेंज पे शेयर ट्रेड हो सकते हैं सिक्योरिटी, और अनलिस्टेड कंपनी ऐसी जिसके शेयर स्टॉक चेंज पे ट्रेड ना हो सकते हो। फिर अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी हमने कहा था ऐसी कंपनी होगी जो ऑन बाय गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट उसको ऑन करती है, या उसके नॉट लेस देन 51% शेयर गवर्नमेंट के पास हो, या मेरे बच्चे उसकी मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर वो गवर्नमेंट के पास हो। तो इन तीनों सूरतों में हमने डिस्कस किया था ये कंपनी क्या बन जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी। और यहां पे हमने ये भी डिस्कस किया था, ये जो पब्लिक सेक्टर है ये मजीद प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। यानी कि पब्लिक कंपनी अगर ये वाले तीनों मामला हो तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट कंपनी में अगर इस तरह के तीनों मामला हो तो वो क्या होगी, वो भी पब्लिक सेक्टर ही कहलाई।
ये नहीं कहना कि सर ये तो प्राइवेट है, लेकिन जो कंपनी ऑन्ड बाय गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट के पास उसके मोर देन 50% शेयर, मतलब मोर देन 50% शेयर मतलब 51% एटलीस्ट, या मेजोरिटी डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर गवर्नमेंट के पास हो, चाहे वो प्राइवेट हो, लेकिन उसका नाम क्या होगा? पब्लिक सेक्टर। अब देखो जस्ट एग्जांपल, पता क्या होगा? वो पेपर में आपको एक प्राइवेट कंपनी का बोलेगा, सीएफई प्राइवेट कंपनी, नाम साथ नाम के साथ लिखा होगा प्राइवेट कंपनी। आगे जाके बता देगा कि सीएफई के जो मेजोरिटी डायरेक्टर हैं वो अपॉइंट करने की पावर है गवर्नमेंट के पास या गवर्नमेंट के किसी इदारे के पास। तो बताएंगे सीएफई क्या है, नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, पब्लिक कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, या सिंगल मेंबर कंपनी, कोई भी इस तरह के चार ऑप्शन दे देगा। और हमने वहां पे पता ऊपर क्योंकि प्राइवेट लिखा होगा, हम फौरन से किस तरफ चले जाएंगे? हम प्राइवेट कंपनी की तरफ चले जाएंगे कि ये कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट है। तो लेकिन मेरे बच्चे को एक्चुअली कौन सी होगी? पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी। मेरे बच्चे जब तक आप लोग आ रहे होते हैं हम रिपीट ही कर रहे होते हैं। तो अभी हमने अगला टॉपिक पढ़ना नहीं शुरू किया। ले बेटा, उसके बाद अगर आपको याद हो हमने होल्डिंग और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। पहले तो सबसे पहले हमने ये लफ्ज पढ़ा था कि अगर किसी कंपनी के साथ लफ्ज होल्डिंग आ रहा हो कि सीएफई होल्डिंग कंपनी है, तो पक्की बात है इसकी सब्सिडरी होगी, और अगर सीएफई सब्सिडरी है तो पक्की बात है इसकी होल्डिंग होगी। फिर हमने कहा था कि दो कंपनीज में आपस में ये ताल्लुक बन कैसे सकता है, कोई होल्डिंग कंपनी कैसे होल्डिंग हो सकती है? हमने कहा कि होल्डिंग कंपनी होल्डिंग हो सकती है अगर इस कंपनी के पास, होल्डिंग के पास, किसी और कंपनी के मोर देन 50% शेयर हो, या किसी और कंपनी के बोर्ड की कंपोजिशन इसके कंट्रोल में हो। और फिर आगे उसने कंपोजिशन को आपको एक्सप्लेन किया था कि कंपोजिशन का मतलब क्या है, मेजोरिटी डायरेक्टर। और फिर शेयर्स का अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, शेयर्स में उसने एक लफ्ज बोला था, ये मोर देन 50% शेयर होल्डिंग, चाहे इसकी खुद की हो चाहे इसकी सब्सिडरी हो। और याद रखिएगा सब्सिडरी मतलब सब्सिडरी ही काउंट करनी है यहाँ पे, एसोसिएट कंपनी के आपने शेयर काउंट नहीं करने। यानी कि अगर ये कंपनी एच खुद 5% शेयर हो और इसकी एक सब्सिडी उसके पास 10%, दूसरी सब्सिडी 10%, करते करते करते, और तो मेरे बच्चे मान लो कि ये 51% तक जा रहा हो, तो हम कहेंगे इसके पास चाहे खुद के पास 5% है, लेकिन इसकी सब्सिडी इसके मिला के ये मोर देन 50% हो रहा है, तो ये कंपनी क्या बनेगी? होल्डिंग बन गई। लेकिन अगर एसोसिएट कंपनी के पास शेयर हो तो वो काउंट नहीं करने। ऐसे ही था ना मेरे बच्चे? तो आई कैप ने देखो ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर सवाल उसको पता है, बच्चों ने गौर नहीं किया। तो जिस चीज जिस लाइन पर उसको शक होगा, बच्चे इस पे गौर नहीं कर रहे इस लाइन के ऊपर, या इस कॉन्सेप्ट को वो समझ ही नहीं पा रहे कि यहाँ पे है क्या, कहना क्या जाए। हालांकि लॉ में कॉन्सेप्ट नहीं होते मादरत के साथ। मैं हमेशा बच्चों को कह रहा हूँ कि लॉ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कानून कानून है, समझ आए ना आए आपने उसको समझना भी है और उसको फॉलो भी करना है। तो ये हमारे पढ़ाने वालों के अल्फाज बन जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है? कानून है भैया, ये तो ऐसे ही बता रहे हो, ऐसे ही है। कोई भी बंदा एक आम पुलिस वाले से पूछोगे वो ऐसे ही बताएगा। तो इसका मतलब कोई लहदा से तो कोई चीज़ है नहीं इस तरह। तो इसलिए कानून में मेरे अच्छे कॉन्सेप्ट नहीं होते, लेकिन बहरहाल हम यूज़ करते हैं इसको, ताकि थोड़ा सा बोले ना हम कॉन्सेप्टली पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज कानून के क्या कॉन्सेप्ट होते? हेलमेट नहीं पहना हो, अभी मेरा कॉन्सेप्ट पक्का नहीं सर। कहेंगे कॉन्सेप्ट पक्का हो ना हो, हेलमेट नहीं पहना हुआ तो चलान की पेमेंट कर, कॉन्सेप्ट तेरे बाद में पक्के हो जाएंगे। ले बेटा, होली ऑन हमने डिस्कस कर लिया था, जिसके 100% शेयर्स होल्डिंग के पास हो तो होली ऑन। बेटा ये एससीसी भी हमने डिस्कस कर लिया था, कि कब ये बना और किसको इसने रिप्लेस किया था। एक कंपनी लॉ अथॉरिटी पहले हुआ करती थी जिसको इसने रिप्लेस किया था, और ये 1997 में बनी, 99 में इसने फंक्शनल हुई। इसके 9 ऑफिस से, 8 रीजनल ऑफिस से, और इस्लामाबाद में 2 ऑफिस हैं। ये अजीबो गरीब सी बातें हमने सारी पढ़ ली थी। उसको जो पावर मिली थी 3 जगहों से मिली थी, इसका एससीसीपी एक्ट खुद का, गवर्नमेंट से, और कंपनी एक्ट 2017 से। उसके बाद अगर आपको याद हो वो जो रीजनल ऑफिस हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रजिस्ट्रार कहते हैं। तो रजिस्ट्रार मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था, उसकी कुछ पावर्स वगैरह भी होती हैं। तो पावर्स वगैरह हमने सारी लास्ट टाइम देख ली थी। तो मेरे बच्चे आज हमने पढ़ना है, हाँ ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ के गए थे लास्ट, कि मेंबर्स ऑफ कंपनी, कि मेंबर किसको कहते हैं। हमने कहा था कि हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है। और मेंबर 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो कंपनी बनाते वक्त ही जो लोग अपने नाम सब्सक्राइब कर देते हैं मेमोरेंडम के अंदर, वो जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, रजिस्टर्ड होने से पहले नहीं वो मेंबर होते। मेंबर हमेशा जो कंपनी हो दुनिया के ऊपर उसी के मेंबर होते हैं। एक अगर कंपनी अभी बनने के प्रोसेस में है, वो बनी नहीं, तो उसके जो लोग हैं वो मेंबर नहीं कहलाएंगे। हाँ जब बन जाएगी तो जिन लोगों ने अपने नाम सब्सक्राइब किए होंगे मेमोरेंडम के अंदर, बनते ही वो क्या बनेंगे? उसके मेंबर बनेंगे। तो पहले पहले मेंबर तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जिस बंदे को भी शेयर अलॉट हुए हैं कंपनी बनने के बाद, जिसको भी शेयर अलॉट हुए हैं, चाहे वो पहले बंदों से ही ट्रांसफर हुए हों, चाहे कंपनी ने नए शेयर इशू किए हों, तो जिस जिस बंदे को शेयर अलॉट हुए वो भी क्या बनेंगे? उसके मेंबर। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि गारंटी लिमिटेड में कौन मेंबर होता है? जिसका नाम
उसका रजिस्टर में, तो वो मेंबर होता है। ये 3 तरह के मेरे बच्चे मेंबर की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था। लोड़ा ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको तो देखिएगा, हालांकि ये कबल वक्त है, ये बातें जाके उनको चैप्टर नंबर 8 में बतानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे रख दी, तो हम पढ़ लेंगे इसको। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स। मेरे बच्चे 2 तरह की रेजोल्यूशन होती है मेंबर्स। पहले तो देखिए, मेंबर्स जो रेजोल्यूशन पास करते हैं वो 2 तरह की होती है। अगली बात है कि सर मेंबर्स कहते हैं किसको हैं, उसने ऊपर बता दिया, मालिकों को हम मेंबर कहते हैं। मेंबर की डेफिनेशन का पता चल गया ना। एक किन की बात हो रही है, वो जो कंपनी बनाने वाले हैं या जिनके पास भी बनने के बाद शेयर्स गए होंगे, अगर ये गंडी लिमिटेड कंपनी है तो जिनके नाम भी मेंबर्स के रजिस्टर में होंगे। तो मेंबर्स की जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन हम कहते हैं करारदाद को जो मेंबर्स की करारदाद है मेरे बच्चे, वो 2 तरह की हो सकती है। पहले तो देखिएगा, मेंबर्स अपनी रेजोल्यूशन पास कहां पे करेंगे, अपनी मीटिंग में, और उसकी मीटिंग का नाम हुआ करेगा जनरल मीटिंग। तो मेंबर्स की मीटिंग, लेकिन उन मेंबर्स की मीटिंग, देखो मेरे बच्चे, अगर बचपन में हम डिस्कस करें, शेयर होल्डर की बात करें, याद है बचपन में आप पढ़ा करते थे कि शेयर होल्डर, अभी भी पढ़ेंगे आगे जाके, लेकिन वो चैप्टर नंबर मान लो कि जाके मेरा ख्याल है कि 4 में पढ़ेंगे, तो बेहतर है कि हम थोड़ा सा, वैसे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। जब हम शेयर होल्डर की बात करते हैं, शेयर होल्डर 2 तरह के होते हैं हमारे जो सिलेबस में डिस्कस, ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन 2 तरह के शेयर होल्डर का जिक्र होता है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद है कि नहीं आप लोगों को? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर वो बंदे जो कंपनी के उन शेयर्स के मालिक होते हैं जिनके साथ वोटिंग राइट्स होते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगरचे इसमें और फर्क होते हैं, वो पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे मेंबर है, ये मेंबर है, ये भी हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, याद रखिएगा। आगे ये फर्क नहीं है ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। अगर वो शेयर होल्डर है जिस मर्जी हैसियत का हो, जैसे आप भी इंशाल्लाह जब सीए कर लोगे, आप मेंबर ही होंगे आई कैप के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 20 अटेम्प्टों में हुआ हो, है 50 अटेम्प्टों में हुआ हो, 50 सालों में हुआ हो, तो मेंबर मेंबर ही है। तो समझाने की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, 25 25 30 30 साल भी लगे हुए हैं। मतलब हमारे एक उस्ताद थे जो करते रहते हैं कोशिश, जो लगे रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि गोली मारो जी, कागज का टुकड़ा है, हमने नहीं कोशिश करते। कई लोग कहते हैं नहीं, कागज के, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ, उस नौकरी में आगे प्रमोशन के लिए मेरे पास मेंबरशिप होना जरूरी है, फिर वो क्या करते हैं, उस कोशिश करते हैं। तो हमारे बड़े सीनियर उस्ताद हैं, उनका एक पेपर बड़ी देर रुका रहा, तो बेचारे वो अपने जवान बच्चों के साथ वो एक पेपर पास करने की कोशिश करते रहे, पता नहीं फिर उसके बाद वो हमारे पास पढ़ाते नहीं थे, पता नहीं उसके बाद पास हुआ कि नहीं, कभी हौसला नहीं पड़ा कि उनसे पूछें। अगर खुदा न खासा उनसे पूछ लिया और अगर ना हुआ हुआ वो, तो कितना दुख हो। तो इसलिए बेहतर यही है। लेकिन एक दफ़ा ये क्रीम मार्केट, आगे आगे उनकी गाड़ी थी, तो जा रहे थे तो सर पे नज़र पड़ी, तो फिर वो सारी कहानी दोबारा सामने आई। तो लेकिन बहरहाल बहुत ही शरीफ बंदे, बहुत सादे बंदे, लेकिन बहरहाल बेटा, शेयर होल्डर 2 तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो मेरे बच्चे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास वोटिंग राइट नहीं होते। अब जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, या जिन सादा अल्फाज में कह लो जो मेंबर्स की मीटिंग होती है, यहाँ पे मीटिंग के लिहाज से उसने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसने कहा कि जो वोटिंग राइट्स वाले मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग को हम कहते हैं जनरल मीटिंग, और जिनके वोटिंग राइट्स नहीं होंगे उनकी जो मीटिंग होगी उसका नाम कुछ और रखेंगे आगे जाके, उसको कहा करेंगे क्लास मीटिंग। इसको कभी भी आपने जनरल मीटिंग नहीं बोलना। जिनके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स ही नहीं, उनकी मीटिंग को कभी भी आपने जनरल मीटिंग नहीं बोलना। आज के बाद जनरल मीटिंग का लफ्ज कहीं पर भी आए, ये सिर्फ मेंबर्स की मीटिंग होती है, और ये उन मेंबर्स की मीटिंग होती है जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होते। अगर आपने जनरल मीटिंग को कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की, शायद डायरेक्टर्स की मीटिंग को भी हम लाड प्यार से, जैसे हमें पप्पू बालू पता नहीं क्या कह देते हैं, हम उसको भी हम क्या कह दिया करेंगे डायरेक्टर्स की मीटिंग को, अगर सारे के सारे डायरेक्टर शेयर होल्डर भी हों, हम फिर भी डायरेक्टर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग कानून कहते हैं ना। जनरल मीटिंग सिर्फ मेंबर्स की मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग को जनरल मीटिंग, और उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर। याद रखोगे? मुश्किल बात है ना, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर भी उसने इसलिए नहीं बोला, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर भी बात का ऐसे बना सकते हो जिनके साथ वोटिंग राइट ही ना। इसे लफ्ज क्या बोला उसने? वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, कोई भी। अगर ऑर्डिनरी शेयर भी ऐसे आपने खरीदे जिनके साथ वोटिंग होते हैं, ऐसे भी होते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे क्लासेस चैप्टर 4 के अंदर। लो बेटा, तो मेंबर्स की जब जनरल मीटिंग होगी, मीटिंग अंदर मेरे बच्चे कुछ करारदादें पास होती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, कल हमारे मुल्क के अंदर रात को एक मीटिंग हुई है, नेशनल असेंबली की मीटिंग हुई है, फिर सेनेट की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग के अंदर कुछ करारदादें थी, मान लो कि 22 करारदादें थी, हैं, जो उनके सामने एक एक करके पेश की गई, और एक एक के ऊपर वोटिंग हुई, और फिर वो क्या हुई, रेजोल्यूशन पास की गई। सेम यहां पर भी मेरे बच्चे मेंबर्स की मीटिंग हुआ करेगी, और मेंबर्स की मीटिंग में जो चीज डिस्कस हो रही हो और जिस चीज के ऊपर मीटिंग वोटिंग हो रही हो, उसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। जस्ट एग्जांपल, आज हमारे यहाँ पे सीएफई के मेंबर बैठे हो आप सारे लोग, और आप सारे लोग वो मेंबर हो जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। तो आप लोगों की मीटिंग को क्या बोलेंगे यहाँ पे जो आज हो रही है? जनरल मीटिंग। इस जनरल मीटिंग के अंदर सोचा हुआ है कि हम ऐसा करेंगे
इस्लामाबाद में सीएफई का एक कैंपस खोलेंगे, उसकी करारदाद पेश की गई। अब वो करारदाद अब आपके सामने आएगी। अब आप लोगों ने बताना, अगरचे ये चीजें डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, लेकिन हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। और डायरेक्टर आपसे भी इजाजत ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर हम इस्लामाबाद में ब्रांच खोलना चाह रहे हैं, मान लो कि हमने अपने पास रखी हुई है पावर, आप हमें इजाजत दें कि वहां पे ब्रांच खोलें या ना खोलें। अब ये जो पॉइंट, ये जो चीज हमारे सामने है, जिसको हम डिस्कस करेंगे और जिसके ऊपर वोटिंग करेंगे, यही पॉइंट क्या कहलाएगा? करारदाद कहलाएगा, रेजोल्यूशन कहलाएगा। रेजोल्यूशन ये नहीं कि जो चीज पास हो चुकी है वही रेजोल्यूशन होती है। जिस चीज को भी आपके सामने रखा जाए और जिसके ऊपर वोटिंग हो रही हो, वो उस वक्त क्या कहलाती है? वो रेजोल्यूशन ही कहलाती है। याद रखोगे इस बात को। तो अब ये रेजोल्यूशन मेरे बच्चे, ये जो मेंबर्स की मीटिंग में रेजोल्यूशन आती हैं, ये दो तरह की होती है। या तो मेरे बच्चे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हुआ करेगी या स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ करेगी। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, ये बकवास है। ये जो रेजोल्यूशन हैं, यहाँ पे जो बात हम करने जा रहे हैं मेंबर्स की मीटिंग में, और मेंबर्स की मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में दो तरह की रेजोल्यूशन पास होती है। जनरल मीटिंग में दो तरह की, जनरल मीटिंग में दो, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, इसकी जनरल मीटिंग किसकी होती है? वोटिंग राइट्स वाले। यहाँ पे इनके इनकी मीटिंग में जो रेजोल्यूशन होती है वो कितनी तरह की होती है? दो तरह की, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अब इन दोनों को हमने समझना है मेरे बच्चे। जरा देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऐसी रेजोल्यूशन जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जैसे हमारे मुल्क के जितने कवानीन हैं, जो बिल वगैरह आते हैं, वो सारे मेरे बच्चे जो बिल होते हैं, अब याद है बचपन में आपने बिलो पढ़ा था, और बिलो में चैप्टर 1 था, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन पढ़ा था। उस प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के अंदर ऑर्डिनेंस के अलावा जो प्रोसेस था मेरे बच्चे, वो सिंपली जो प्रोसेस होता है वो बाय मेजोरिटी होता है। यानी कि अगर कोई भी बिल आ गया सेनेट के अंदर या नेशनल असेंबली में, वो बाय मेजोरिटी पास होता है, यानी कि मोर देन 50% मेंबर अगर उसके ऊपर एग्री हो, तो वो मेरे बच्चे रेजोल्यूशन क्या कर जाती है? पास हो जाती है। यहाँ पे सेम मेंबर भी, आज यहाँ पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं सीएफई के मेंबर, और आपके सामने रख दी रेजोल्यूशन कि हम इस्लामाबाद में कैंपस खोलना चाहते हैं, इसके ऊपर वोटिंग चाहिए। अब यहाँ पे इसके ऊपर वोटिंग होना शुरू हो गई। अगर तो मोर देन 50% मेंबर इसके ऊपर एग्री हो गए, इसको कहते हैं ये रेजोल्यूशन पास होगी, इसको बोलेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। वो रेजोल्यूशन जिसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। सिंपल मेजोरिटी है, लफ्ज मेजोरिटी, मेजोरिटी कहते हैं किसको है? मोर देन 50%। और सिंपल मेजोरिटी मतलब जस्ट मोर देन 50%, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पूरे 50% नहीं, मोर देन 50%। ऐसी रेजोल्यूशन जो मोर देन 50% मेंबर से पास हो जाए, उस करारदाद को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे कुछ खास मामला भी होते हैं। अगर कोई खास मामला हो तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है? हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है। वो कौन से आगे जगह जगह पे दे देगा ये मामला स्पेशल रेजोल्यूशन। जस्ट एग्जांपल, मान लें कि हमने अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है, तो आगे जाके बोलेगा इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। जहां पे भी लफ्ज आ जाए स्पेशल रेजोल्यूशन, अब यहां पे आपने रुक जाना है, क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से मामला आगे बढ़ गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे जो कल वो हुई है आइन के अंदर पाकिस्तान के। अगर आइन, अगर तो सिंपल बिल हो गई, वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता, कोई भी बिल हो। ये जो एक्ट शेक्ट बनते हैं ये सारे कैसे पास होते हैं? सिंपल मेजोरिटी से। जैसे अभी आप लोगों का आई कैब ने वो भेज दिया हुआ, आपकी जो नई पॉलिसी है वो आई कैब ने फॉरवर्ड कर दी पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट क्या करेगी? उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, उसके लिए जस्ट सिंपल मेजोरिटी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे अगर आइन की तरमीम वाला मामला, ये खास मामला है, और यहाँ पे हमारे मुल्क में ये कानून है, अगर आइन को चेंज करना हो तो उसके लिए सिंपल नहीं, 3/4 मेजोरिटी चाहिए। तो इसलिए तो उनको बेचारों को इतने पापड़ बेलने पड़े। और 3/4 मेजोरिटी भी जरा थोड़े से असूल ज्यादा सख्त है वहां पे, वो पूरी पार्लियामेंट के चाहिए। यानी कि अगर तो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली के जितने भी मेंबर होते हैं उनका 3/4। अगर सेनेट है तो सेनेट के अगर 100 मेंबर है तो 100 मेंबर का 3/4। तो वहां पे तो चीजें बड़ी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कोरम का 3/4 होगा, यहाँ पे भी होगा। लेकिन पहले तो देखिएगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है बोला? सादी ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की सिंपल मेजोरिटी, मेंबर की सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? और ये हमेशा कहां पे पास होती है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? जनरल मीटिंग। ये दोनों रेजोल्यूशन चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे स्पेशल कहां पे पास होंगी? जनरल मीटिंग। देखिएगा मेरे बच्चे, द डिसीजन ऑफ कंपनी आर मेड इन मीटिंग्स थ्रू रेजोल्यूशन। ए मीटिंग ऑफ मेंबर इज कॉल्ड जनरल मीटिंग। लेकिन ये कौन से मेंबर्स की मीटिंग की बात कर रहे हैं? वोटिंग राइट्स वाले मेंबर, याद रखिएगा। लो बेटा, अगर ये ज्यादा क्लियर कर देगा आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर, सही सही वाली डेफिनेशन दे देगा वहां। बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मींस ए रेजोल्यूशन पास बाय सिंपल मेजोरिटी। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है? जस्ट मोर देन 50%, पूरे 50 नहीं, सिंपल मेजोरिटी ऑफ सच मेंबर ऑफ द कंपनी इंटाइटल टू वोट। आगे उसने क्लियर भी कर दिया, ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ये सिर्फ कौन पास करेंगे?
वो मेंबर पास करेंगे जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हो। एज आर प्रेजेंट इन पर्सन, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, तो एक मीटिंग अटेंड करने का तरीकाकार है। इसको देखिएगा, मिस्टर ए सीएफई का मेंबर है। आज सीएफई के मेंबर्स की जनरल मीटिंग हो रही है। मिस्टर ए इस मीटिंग को कैसे अटेंड कर सकता है उसको जरा देखिएगा। मिस्टर ए, मेरे बच्चे, अटेंड कर सकता है मीटिंग को, या तो खुद आ जाए, इसको कहेंगे फिजिकली आके खुद अटेंड कर सकता है, या ये वीडियो लिंक के जरिए भी ज्वाइन कर सकता है मीटिंग, ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। या ये अपनी जगह पे किसी और बंदे को भेज दे, मिस्टर ए अपनी जगह पे किसी मिस्टर बी को भेज दे, इस मिस्टर बी को हम लफ्ज बोला करेंगे प्रॉक्सी। ऐसा बंदा जो किसी मेंबर की जगह पे मीटिंग अटेंड कर रहा हो उसको क्या बोलेंगे? प्रॉक्सी। तो मीटिंग अटेंड करने के तीन तरीके कार हैं, या तो खुद आ जाओ फिजिकली, या वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग ज्वाइन कर लो, या प्रॉक्सी के जरिए। ये सारे मीटिंग के चैप्टर में आएंगे बातें, लेकिन बहरहाल तो कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास हुई हो, और वो उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट हो, और फिर वो मेंबर ने मीटिंग अटेंड कैसे की होगी, बस वो तरीकाकार बता रहे हैं। चाहे उन मेंबर्स ने फिजिकली आके मीटिंग अटेंड की हो, चाहे वीडियो लिंक के जरिए, चाहे प्रॉक्सी के जरिए मीटिंग अटेंड की हो। कहता है कि प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी आर एक्सरसाइज ऑप्शन टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट। एक ये वोट करने का तरीका। अच्छा, एक तो ना ये बेशर्मी है इसकी, दोबारा तरह देखिएगा। ये जो कबल वक्त बातें बता देता है ना मेरे बच्चे, ये बड़ी औखी हो जाती है। ये हमारी जनरल मीटिंग आज होने जा रही थी, इसमें मिस्टर ए एक हैं असूल अटेंड करने के, और दूसरे हैं मेरे बच्चे वोट कास्ट करने के। अगर तो हम अटेंड करने की बात करें, ये अटेंड कैसे कैसे कर सकता है, हमने डिस्कस किया फिजिकली आके अटेंड कर ले, या ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए अटेंड कर ले। ऑनलाइन लफ्ज नहीं बोलते हैं हम यहाँ पे, वीडियो लिंक, ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए लफ्ज पूरा बोलना होता है। या मेरे बच्चे ये अपने अपनी जगह पे किसी को भेज दे प्रॉक्सी के जरिए। अब अगली बात, ये वोट कैसे कास्ट कर सकता है? वोट कास्ट करने के लिए इसके पास चार तरीकेकार होते हैं मेरे बच्चे, चार तरीके। वो क्या है? ये खुद आके वोट कास्ट करते हैं फिजिकली, या वीडियो लिंक के जरिए बैठ के वोट कास्ट कर दे, या अपनी जगह पे किसी को प्रॉक्सी बना के भेज दे वो वोट कास्ट कर दे, या एक और चौथा तरीका भी होता है पोस्टल बैलेट, कि ये क्या कर दे, वोट को पोस्ट कर दे, लिखकर पोस्ट कर दे मीटिंग। वो होता है ना, बात कर कोई बीमार ठिमार पड़े होते हैं बेचारे हॉस्पिटल में, वो नहीं चल चुल सकते, नहीं वहां पे कोई सारी फैसिलिटी अवेलेबल, लेकिन वो अपने कोई रेजोल्यूशन पास होने जा रही है, क्योंकि रेजोल्यूशन नोटिस तो इनको पहले मिल जाता है 21 दिन पहले, कि हमने कौन सा एजेंडा डिस्कस करना है जिसके ऊपर वोटिंग होनी है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये अपना वोट, मेरे बच्चे, वो होता है ना कि जैसे वो होते हैं ना, ये जो अमला होता है हमारा इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है, होता है ना जो आरओज वगैरह, या जितने लोग भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन जिनके जरिए इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, वो सारे अमले की बात कर रहा हूँ। ये अपने वोट पहले ही कास्ट कर, वो पोस्ट कर दिया करते हैं। और वो कैसे करते हैं, मतलब पोस्टल बैलेट के थ्रू। या जो आर्मी शार्मी है, वो अपने वोट पहले ही पोस्ट कर दिया करते हैं अपने अपने हल्के में, वो बाय पोस्टल बैलेट, यानी कि लिखकर पोस्ट कर दिया उन्होंने, खत मिल गया उनको, वो बाद में फिर उनको ऐड कर लिया करते हैं उसको। याद रखोगे इसको। तो मीटिंग अटेंड करने के तरीकेकार कितने हैं? तीन। आगे वोट कास्ट करने के तरीकेकार कितने हैं? चार। और चौथा जो इजाफा हुआ है वो कौन सा हुआ है? पोस्टल बैलेट। क्योंकि पोस्टल बैलेट में आप मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, सिर्फ आप क्या भेज रहे हो, अपना वोट भेज रहे हो। तो वोट चार तरीके से कास्ट हो सकता है, और मीटिंग ऐसे अटेंड की जा सकती है तीन तरीके से। बस वो जस्ट मेरे बच्चे उन अल्फाजों को बता रहे हैं यहाँ। कहता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीन्स ए रेजोल्यूशन passed by simple majority of such member of the company जिनका हक है टू वोट एज आर प्रेजेंट, कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं, और वोट वही कास्ट कर सकता है जिसके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स हो। तो वोट कास्ट कर दे, और कैसे वोट कास्ट कर सकता है? एज आर प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी आर एक्सरसाइज ऑप्शन टू। अच्छा, पर्सन, ये जो वीडियो लिंक हो ना, पर्सन ही समझता हो, चाहे आप यहाँ पे बैठ जाए आके क्लास अटेंड कर लें, या ये जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हों, हम यही समझते हैं इन पर्सन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बात समझोगे? नजर तो आ रहे हैं ना, वो वीडियो में नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे नहीं नजर आ रहे हैं आप लोगों को है, लेकिन मेरे बच्चे मीटिंग के अंदर वो लोग भी सामने बैठे नजर आ रहे होते। तो खैर, तो आर पोस्टल थ्रू पोस्टल बैलेट एज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स आर एज मे बी स्पेसिफाइड एट ए जनरल मीटिंग। यानी कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी रेजोल्यूशन होगी? एक ऐसी रेजोल्यूशन जो मेंबर्स की सिंपल मेजोरिटी से पास होती हो, और फिर वो कौन से मेंबर हैं जिनका हक हो वोट कास्ट करने का, और वोट कैसे कास्ट कर रहे होंगे आगे, चाहे वो पर्सनली, चाहे वो पर्सनली में वीडियो लिंक कवर हो गया, पर्सनली, या बाय प्रॉक्सी, या पोस्टल बैलेट के जरिए जो वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इस तरह जो रेजोल्यूशन पास होती है उसको क्या बोलेंगे? ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे स्पेशल रेजोल्यूशन जरा थोड़ी सी खास है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगी? मान लो कि आज हमारी जनरल मीटिंग है, इस जनरल मीटिंग में हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है।
अब स्पेशल रेजोल्यूशन है तो इसका क्राइटेरिया भी स्पेशल ही होगा। अब क्राइटेरिया स्पेशल क्या है, कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन सबसे पहले तो हमेशा जनरल मीटिंग में पास होती है, वो तो भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी जनरल मीटिंग में पास होती है। कहता कि इसका नोटिस लाजमी तौर पे आपने 21 दिन पहले, वो मीटिंग जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है जनरल मीटिंग, उसका नोटिस मेरे बच्चे कितने दिन पहले आपने भेजना मेंबर्स को, 21 दिन पहले। जस्ट एग्जांपल, आज क्या है, 21 अक्टूबर है, और आज हमारी यहाँ पे जनरल मीटिंग हो रही है, और इस जनरल मीटिंग के अंदर आज हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। ये जो आज मीटिंग हो रही है जनरल मीटिंग, इस मीटिंग का आप सबको नोटिस कब तक मिल गया होगा, 21 दिन पहले, यानी कि तकरीबन कोई 1 सितंबर, सॉरी 31 सितंबर होता है ना, या 30 होता है सितंबर, तो शायद 30 सितंबर तक आपको इसका नोटिस मिल चुका होगा, क्योंकि 21 दिन पहले, चले 29 कर लें, 21 दिन पहले मिलना है, तो 21 दिन पहले तक आपको नोटिस मिल चुका होगा, यानी कि 29 सितंबर तक आपके हाथ में नोटिस होगा इस मीटिंग का, जिसमें आज हमने क्या करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा कंपनी की जनरल मीटिंग में पास होती है, इसके अलावा नहीं। और जनरल मीटिंग आपको ऊपर पता चल गया, जनरल मीटिंग होती क्या है, उन मेंबर्स की मीटिंग जिनके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स होते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगी, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया हो, और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन में 3 बातें आपने बतानी है जब वो पेपर में पूछे। और पास पेपर के अंदर बड़ा सादा करके लिखा हुआ है, यहाँ पे औखा करके लिखा हुआ है, पास पेपर में जब आप पढ़ेंगे तो सजेस्टेड सॉल्यूशन के अंदर आई आपने दे रखा, वो 3 लाइनें बस दे रखी। स्पेशल रेजोल्यूशन किसको कहते हैं, ऐसी रेजोल्यूशन जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास हुई हो, उस मीटिंग का 21 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस किया हो, और वो मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होती हो, हुई हो या हो रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ये स्पेशल रेजोल्यूशन है। जैसे इसका मतलब है ये बड़ा, और ये हमेशा अहम मामला के ऊपर होती है। जैसे रात इन्होंने आइन चेंज किया, अब ये भी नहीं पता कहता कि इस दिन चेंज किया, बल्कि रात को इन्होंने आइन चेंज किया, और आइन के अंदर मेरे बच्चे उसको चेंज करने के लिए इसका मतलब है कोई खास मेजोरिटी चाहिए थी। अगरचे उसका नाम स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं, लेकिन वो स्पेशल रेजोल्यूशन ही की तरह का मामला था, क्योंकि वो मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हुई। और यहां पर भी मेरे बच्चे ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी की, इसका मतलब जो बड़े अहम मामला होते हैं उनके ऊपर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। आज के बाद आगे आपकी किताब के अंदर कहीं पर भी लिखा आ जाए स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने समझना ये मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। और जहां पे लफ्ज स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ें, अगली बात जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कि ये मेंबर्स की मीटिंग में पास हुई है, उस मीटिंग का 21 दिन पहले नोटिस दिया गया है, और ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हो रही है। मेरे बच्चे जस्ट एक आंख में रीड करवाता हूँ, आपने क्या करना है, हिम्मत करके जरा इसको रीड कीजिए। हाँ भाई, पढ़ लिया, बस 3 बातें। आज के बाद कभी भी आपसे ये पूछा जाए बच्चा बताओ स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है, आपने क्या बताया करना है, जो जनरल मीटिंग में पास होती है, उस मीटिंग का कम से कम 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हुई हो, उसको क्या बोलेंगे। और मेरे बच्चे ऑनली रेजोल्यूशन क्या होती है, जो मेंबर्स की सिंपल मेजोरिटी से पास हुई हो, और उन मेंबर्स की जिनके पास वोटिंग राइट है। आगे अगली बातें वो तड़का लगाने वाली हैं, वो मेंबर वो वोट पार्टिसिपेट कैसे किया हो, बाय पर्सन, बाय प्रॉक्सी, या वीडियो लिंक के जरिए। और वोट कैसे कास्ट किया हो, पर्सन, प्रॉक्सी, वीडियो लिंक, चलो वो लफ्ज ना बोला जाए, पर्सन में आ गया, और पोस्टल बैलेट। मुश्किल बात तो नहीं। अब अगली बात, जैसे मान लो कि सीएफई लिमिटेड है, सीएफई लिमिटेड, मुझे बताएंगे कौन सी प्राइवेट है या पब्लिक है, सीएफई लिमिटेड ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक पब्लिक है? और बेशर्मा नाम देखना प्राइवेट, नाम नहीं लिखा हुआ प्राइवेट, तो इसका मतलब ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक। अब अगली बताओ ये पब्लिक लिस्टेड है अनलिस्टेड है, बताएगा। अब सेम मामला यहां पर भी है, अगर कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ करेगी तो बताया करेगा ये जो रेजोल्यूशन है एज ए स्पेशल पास करनी है, या इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। अगर खाली रेजोल्यूशन की बात हो तो आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही समझना है, याद रखोगे। हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जहां पे बाय डिफॉल्ट स्पेशल रेजोल्यूशन ही हुआ करे। जैसे 2 डॉक्यूमेंट है, जैसा पाकिस्तान का आइन है ना, इसी तरह के कंपनी के भी 2 डॉक्यूमेंट्स, एक तो आइन जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और दूसरा आर्टिकल्स। इनके अंदर जब भी आपने कोई तब्दीली करनी, बिल्कुल जैसे अभी रात हुई, हमेशा 3/4 मेजोरिटी, हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके अलावा कहीं पर कोई मामला हो, अगर वो बोलेगा स्पेशल रेजोल्यूशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर नहीं बोलना तो मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। याद रखोगे, 2 जगहों पे बाय डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता उसके बगैर तब्दीली। वो 2 जगह कौन सी हैं,
एक मेमोरेंडम एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल एसोसिएशन। इनके अंदर जब भी चेंज करना होगा हमेशा कौन सी रेजोल्यूशन होगी? स्पेशल। और भी प्रोसेस है वो बाद में देखेंगे। लेकिन मेरे से इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन कहां पे पास की जाएगी? जहां पे वो लिखकर बोलेगा, लिखकर कहेगा इस मामले में स्पेशल रेजोल्यूशन, तो सिर्फ वहीं पे हमने स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर खाली बोलेगा इस मामले को आपने रेजोल्यूशन से पास करना है, इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। याद रखोगे? अभी आपने पढ़ा कि सर स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है। क्या होती है स्पेशल रेजोल्यूशन? जो कंपनी की जनरल मीटिंग में पास हुई हो, उसका 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास हुई। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है? जो सिंपल मेजोरिटी से पास हुई। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कहां पे बाय डिफॉल्ट स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास हुआ करेगी। दो डॉक्यूमेंट्स जब चेंज करने हैं, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, कहां पे? उसके बाद मेरे बच्चे जहां पे लफ्ज रेजोल्यूशन लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर कहीं पे स्पेशल रेजोल्यूशन होगी तो वो क्या होगा? उसने मेंशन करना है स्पेसिफिकली कि ये रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। याद रखोगे ये थोड़ी सी बातें। बड़ा कहता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन मीन्स, अच्छा है इसमें तीन बातें, लेकिन उसका अपना अंदाज है बताने का, वो भी आपने वो देखना। लेकिन पेपर में सादा करके तीन लिखिएगा उसको, जैसा उसे पास पेपर के अंदर दी होंगी। पास पेपर बेहतरीन चीज होती है, पढ़े यहाँ से अच्छे तरीके से। लेकिन मेरे बच्चे जो सही वाली जो होता है ना कोई टॉपिक, उसको सादा करके आसान करके जो सही से लिखा होता है वो पास पेपर के अंदर आपको मिल जाता है एक नोट्स की शक्ल में। तो नोट्स होते हैं जिसको कहते हैं आई कैप की किताब औखी लगती है, तो भैया ये तकरीबन सारी चीजें टेस्ट हो चुकी हैं और बड़ी सादे अल्फाजों में लिखी गई है मोस्टली आई कैप के पास पेपर्स के अंदर। कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ, आगे उसने एक एक पॉइंट हमें मिल गया कि ये मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होगी। अदर कंपनी, वो जाहिर बात है वो कौन से मेंबर्स होंगे? जो इंटाइटल टू वोट हैं एज ए प्रेजेंट इन पर्सन बाय प्रॉक्सी थ्रू पोस्टल बैलेट एट ए जनरल मीटिंग ऑफ विच नॉट लेस देन 21 डेज। दूसरे पॉइंट मिल गया आपको। एक तो बल्कि दूसरा पॉइंट ये है, ये कहां पे पास होगी? एट ए जनरल मीटिंग, ये दूसरा पॉइंट है। of which not less than 21 days notice specifying the intention to propose the resolution as special resolution has been duly given। और उसमें 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो और उस पॉइंट को एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए उस नोटिस के अंदर ही बता दिया गया। अब जस्ट एग्जांपल, वैसे तो नोटिस आखिरी दिनों में जाके आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हो सकता है वो नोटिस मैं आज ही कोशिश करता हूँ आपको शेयर करवा देता हूँ, ताकि कोई चीज हो तो आप पहले भी उसमें देख लिया करें। जब कोई नोटिस आपको, आप मान लो कि आप नेस्ले के शेयर होल्डर, आज नेस्ले की तरफ से आपको नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि सर ये फलानी तारीख को जाके एक मीटिंग होने जा रही है, जनरल मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग में हमने ये रेजोल्यूशन पास करनी है। अच्छा, जैसे ही आएगा ये एक स्पेशल रेजोल्यूशन, मान लो कि नेम चेंज करना है और ये इसके लिए क्या होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगी। वो लिखेगा ये जो फलानी चौथे नंबर पे रेजोल्यूशन है, इसको हमने एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। खाली लिखता ही नहीं, वो स्पेशल रेजोल्यूशन के अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं ना, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन उसको बोलते हैं। ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? जिस अल्फाजों के साथ वो रेजोल्यूशन पास होनी है वो अल्फाज भी लिखकर नोटिस के साथ ही भेज दिए जाते हैं। सर आप लोगों ने, क्योंकि अहम मामला होता है, मोस्टली पास होनी होनी थी, आप लोगों ने फलानी तारीख को इकट्ठे होना, ये रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है। और जब ये रेजोल्यूशन पास होनी है तो इन ये अल्फाज होने इसके अंदर, अल्फाज भी अच्छे तरीके से पढ़ लो सर। तो मेरे बच्चे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी हम साथ ऐड कर दिया करते हैं, लेकिन किस मामले में? सर स्पेशल रेजोल्यूशन के मामले में। जो स्पेशल रेजोल्यूशन के तौर पे पास होना हो हम नोटिस में बता दिया करते हैं, ये मामला एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है। और जब ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे सर, इन अल्फाजों में ये रेजोल्यूशन पास होनी है, वो अल्फाज भी हम पहले ही ड्राफ्ट कर दिया करते हैं सादा अल्फाज में। रेजोल्यूशन के जो पास होने वाले अल्फाज हैं, इन अल्फाजों में पास होनी है, वो उसके अंदर लिखे होते हैं। आज मैं नोटिस आज ही शेयर कर दूंगा, उस नोटिस में एक दफा देखिएगा कि वो किस तरह स्पेशल रेजोल्यूशन को बता रहा होता है। रेजोल्यूशन 21 दिन पहले जो लोग मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें डायरेक्टर, क्योंकि ये मीटिंग हमेशा डायरेक्टर कॉल करते हैं, मोस्टली मेंबर भी करते हैं लेकिन उसका तरीकाकार पढ़ेंगे। और एक कंपनी सेक्रेटरी होता है, ये बड़ा अहम बंदा होता है। तो डायरेक्टर उस बंदे को बताते हैं कि भाई फलानी तारीख को मीटिंग बुला लो और उसमें ये एजेंडा है और इसमें ये फलानी रेजोल्यूशन एज ए स्पेशल, उसको भी पता है, वो कानून कानून के सारे मामला जानता है। तो वो खुद ये सारा कुछ ड्राफ्ट करके मेंबर्स को भेजता है। तो एक बड़ा अहम होता है सेक्रेटरी। और ये जितनी वजारतें हैं ना, ये वजारतें सारे पानी के बुलबुले हैं। इसमें जो मेन वजारत चलाने वाला बंदा होता है वो कंपनी, वो जो वजारत का सेक्रेटरी है वो होता है, जो पक्का पक्का होता है। ये लोग तो आते जाते रहते हैं ना लीडर है, लेकिन वो पक्का पक्का बंदा बैठा होता है जो सही उस वजारत को चलाता है, वो सेक्रेटरी होता है। इसी तरह कंपनी के मामला को जो सही तरीके से देख रहा होता है, ब्रीक बिनी के साथ सारी कानूनी रिक्वायरमेंट सब कुछ पूरा हो रहा है कि नहीं, वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। तो खैर, नहीं बेटा, आगे ये कुछ प्रोविजंस हैं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? मोस्टली एक्सेप्शन। जहां पे लफ्ज एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखा जाए या प्रोवाइडर लिखा जाए, मोस्टली इसका मतलब यही है, प्रोवाइडर दैट इफ ऑल द मेंबर्स इंटाइटल टू अटेंड एंड वोट एट सच ए मीटिंग सो एग्री
ए रेजोल्यूशन मे बी प्रपोज्ड एंड पास्ड एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट ए मीटिंग ऑफ विच लेस देन 21 days नोटिस हैज बीन गिवन। अल्फाज देखिएगा, कहता है कि लेकिन अगर कोई कंपनी के सारे मेंबर, अगर उस कंपनी के 1000 मेंबर हैं जिनका हक है उस मीटिंग को अटेंड करना, अगर वो सारे एग्री हो जाएं, वो कह दें कि ऐसा कर लो, शॉर्ट नोटिस के ऊपर एक मीटिंग कॉल कर लो, हम उसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देंगे, तो सिर्फ उसी सूरत में, देखो अल्फाज क्या है, इफ ऑल द मेंबर, बहुत अहम लफ्ज है यहां पे, ये नहीं करा कि जो मीटिंग में आके बैठे हो ना, ऑल द मेंबर जिनका हक है उस मीटिंग को अटेंड करना, वो आते हो या ना आते हो मीटिंग में, लेकिन हर वो बंदा जिसका मीटिंग अटेंड करने का हक है, जनरल मीटिंग मतलब हक किसका है, जिसके पास वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, हर वो बंदा जिसके पास वोटिंग राइट वाले शेयर्स हो, अगर वो सारे एग्री होंगे तो आप 21 दिन से कम का नोटिस देकर भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो। लेकिन अगर एक भी डिसएग्री कर गया, उसने कहा कि नहीं 21 दिन का नोटिस ही होना चाहिए, तो फिर मेरे बच्चे 21 दिन का ही नोटिस देंगे। क्या रखूं, 100% मेंबर अगर एग्री हो जाएं कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, 21 दिन से कम नोटिस पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, तो की जा सकती है। आप पूछ रखा पेपर के अंदर कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 21 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 21 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। अच्छा, कोई ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे 21 दिन से कम का नोटिस देकर हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकते हो, तो फिर आपने ये अल्फाज बोलने हैं कि अगर सारे मेंबर, लेकिन सारे मेंबर भी कौन से, वो मेंबर जिनका हक था उस मीटिंग को अटेंड करके उसमें वोट कास्ट करने का, अगर वो सारे मेंबर एग्री हो जाए, तो आप शॉर्ट नोटिस के ऊपर मीटिंग बुला के, जनरल मीटिंग, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हो। याद रखोगे इस बात को, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन जस्ट ए सिंपल मेजोरिटी, यानी कि यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं चाहिए। ये डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ऊपर याद रखिए। अगर आप टेक्निकल वर्ड भी इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, जितने के टेक्निकल हैं यहाँ पे लिख दिए उसने, स्पेशल रेजोल्यूशन आपसे पूछा ये सारे लिख दो, लेकिन अगर वो 3-4 नंबर की पूछ लेते हैं, मेरे से कोशिश करना ये बातें लिख दोगे तो शायद आपका मेरिट सर्टिफिकेट आ जाए। यहां तक लिखोगे पास हो जाओगे। तो खुद सोचें, पास होना है मेरिट सर्टिफिकेट लेना। यानी कि हर बंदा अपनी औकात जानता है। यानी कि क्या लफ्ज बोला, सिर्फ पास, किसी एक बंदे ने लफ्ज बोला, शायद किसी ने बोला तो दिल में बोला, कहीं ये ना कोई साथ वाला सुन ले, और अल्लाह माफ करे कल पास भी ना हो तो कितनी बेइज्जती वाला मामला है। तो यहाँ पे हर कोई बंदा अपनी अपनी बेइज्जती से बचने की कोशिश कर रहा है, और तो रौला ही को नहीं है। सही हाल, मैंने बोला ना 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा मेरे को, आपकी सारी स्टडी फ्री हो जाएगी, इसी चक्कर में कोशिश कर लो, सब फायदे को, क्योंकि मेरा सर, वो मेरा रूममेट इतना पढ़ता है, उससे ज्यादा तो मैं आगे जा ही नहीं सकता, तो सर वो इतना पढ़ता है, तो फिर पक्की बात है सर मैं उससे ज्यादा तो अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा सर, मेरा सर्टिफिकेट थोड़ी आ सकता, आएगा तो उसका आएगा। मेरी तो सर वैसे भी किस्मत ही ऐसी है, बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। अजीबो गरीब हमने सोचा होता है, और मोस्टली जिन बच्चों का मेरिट सर्टिफिकेट आता है, मोस्टली 99%, कुछ बच्चे होते हैं 99% को ही पता ही नहीं होता कि मेरा मेरिट सर्टिफिकेट आना है। उसी दिन मान लो कि उसको खुशखबरी ही मिलती है, बल्कि आके कह रहा तो सर मैं तो सोचा हुआ था, पता नहीं पास भी करूंगा कि नहीं, उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट दे दिया ये हालात होते हैं। इसका मतलब बाकियों ने बहुत गंदा परफॉर्म किया, कि उसने कुछ अच्छा परफॉर्म कर लिया, उसका मेरिट सर्टिफिकेट आ गया। लेकिन बहरहाल, कहता स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर मोर देन जस्ट ए सिंपल मेजोरिटी and long notice of at least 21 in. This implies that this type of resolution is required for more important matters for members of the company and company itself. वही बात सिंपल बताना चाह रहा है, बड़े अहम मामला के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है। तो बेटा अभी तक, अभी अभी आप लोगों ने रेजोल्यूशंस को डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया जो कंपनी की रेजोल्यूशंस हैं, जो रेजोल्यूशन है मेरे बच्चे, वो कहाँ पे पास होती हैं, जनरल मीटिंग में। फिलहाल हम जनरल मीटिंग की रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी रेजोल्यूशन होती है, वो बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन कहलाती है। हम मेंबर्स की रेजोल्यूशन की बात करें, चले अल्फाज सही कर लो, मेंबर्स की रेजोल्यूशन, तो मेंबर की रेजोल्यूशन हमेशा कहां पे पास होंगी, जनरल मीटिंग में। और फिर हमने डिस्कस किया ये रेजोल्यूशन कितनी तरह की हो सकती है, 2 तरह की, ऑर्डिनरी और स्पेशल। फिर हमने कहा कि सर ये जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है ये कौन सी होती है, जो सिंपल मेजोरिटी से पास हो। और सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या है, जस्ट मोर देन 50%, तो मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगी, वो पास हो जाएगी। फिर हमने कहा कि स्पेशल रेजोल्यूशन, ये मेरे बच्चे किस में पास होती है, जनरल मीटिंग में, वो तो एक पॉइंट तो मेरे बच्चे हो गया, ठीक हो गया, वो तो ऊपर में है। और उसके बाद इसका 21 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है क्या, यहाँ पे कहीं पे होता, अच्छा मोस्टली मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले दिया जाता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे स्पेशली उसने जो ओनली रेजोल्यूशन उसके साथ लिखा नहीं हुआ कि आपने 21 दिन का ही नोटिस देना है। लेकिन मेरे बच्चे वो इसका मतलब कम नोटिस पर भी हो सकती होंगी, कुछ इतनी ज्यादा मसला नहीं है, कोई बहुत अहम मामला नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे स्पेशल मामला, अहम मामला, जो स्पेशल रेजोल्यूशन अहम मामला के लिए होती है, इसलिए उसके साथ उसने बता दिया कि ये एक तो जनरल मीटिंग में पास होगी, दूसरे नंबर पे इसका 21 दिन पहले नोटिस, और फिर तीसरे नंबर पे 3/4 मेजोरिटी, ऐसी। तो ये 3 बातें मेरे बच्चे आज के बाद जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन जहां पे लफ्ज आया करें, याद रखना,
आपसे पूछा करेगा, जहां पे लफ्ज बॉडी कॉर्पोरेट आया करेगा आपसे उसकी डेफिनेशन पूछी जाया करेगी। जहां पे जो पहले आप पढ़ चुके उसका लफ्ज कहीं पर भी आया तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को याद होगा और आपने मुझे बता दिया करना है। लो बेटा, अपने आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, आखिरी तो नहीं खैर सेकंड लास्ट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। लो बेटा, अज्यूम कर लो ये कुछ लोग हैं, इन्होंने सारी जिंदगी बड़ा हराम का माल इकट्ठा किया मेरे। अब ऐसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है जहां पे डॉक्टर्स ने कह रखा है कि भैया आप तोबा शुरू कर दो। वैसे तोबा तो बंदे को हर सूरत में करनी चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए, क्योंकि वक्त का तो किसी को भी नहीं पता, चाहे कोई तंदुरुस्त हो चाहे कोई बीमार हो, लेकिन फिर भी। तो इन्होंने माशाल्लाह हराम का, माशाल्लाह नहीं बोलना यार, माजरत, अस्तगफिरुल्लाह, इन्होंने हराम का बड़ा सारा माल इकट्ठा किया हुआ था। लेकिन देखो ना, कल हम कह रहे थे इंशाल्लाह आज हम आईनी तरमीम पास करवा लेंगे, जैसे बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, लेकिन बहर एहतियात करनी चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि अल्लाह माफ करे जो हम बुराई कर रहे होते हैं उसमें अल्लाह ताला की कोई मंशा नहीं होती, लेकिन जो हम अच्छाई कर रहे होते हैं वो कभी भी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई हिदायत के बगैर हम नहीं कर सकते। लेकिन वापस आइएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, हराम का माल इकट्ठा किया। अब इन्होंने सोचा कि ओहो भाई वक्त करीब आ गया, ऐसा करते हैं कोई नेकी का काम करते हैं, कोई लोगों की फलाह बहबूद के काम करते हैं। इन्होंने ये आपके पास आ गए, आपसे आगे उन्होंने मशवरा किया, अच्छा चले अभी मशवरे को रहने दो। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने कहा कि नेकी का काम हम हॉस्पिटल बना के कर लेते हैं, ऐसा करते हैं एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं। अब मेरे बच्चे, इन्होंने के पास जितनी सेविंग थी, जो पैसा पड़ा हुआ था, बाकी घर बार भी अभी भी बाल बच्चे हैं, वो भी अपना जिंदगी गुजारें, और इन्होंने क्या किया, अपनी सेविंग उठा के सारी इस हॉस्पिटल में लगा दी, ताकि लोगों को हम मुफ्त में इलाज प्रोवाइड करें। अब मेरे बच्चे, ये जो हॉस्पिटल इन्होंने खोला, के खुद सोचें, इसके लिए बिल्डिंग, इसके लिए इतने सारे इक्विपमेंट्स, इसके लिए इतना सारा स्टाफ, डॉक्टर, वो सारा बंदोबस्त करना इतना आसान नहीं था, एक अच्छी खासी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट। इन्होंने इन्होंने सोचा कुछ पैसा हम खुद लगाएंगे और कुछ पैसा हम क्या करेंगे, लोगों से डोनेशन वगैरह इकट्ठा कर लेंगे। हुआ क्या, इन्होंने ये सारा कुछ हॉस्पिटल वगैरह बनाया, खुद सोचेंगे इसको बनाने वाले जरदारी नवाज इस तरह के लोग हों, तो इन्होंने बना के चलाना शुरू कर दिया। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे हमें जक़ात कुछ इस तरह की डोनेशन में मिलेंगे, लेकिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए, क्या इन लोगों को कोई जक़ात, कोई सदका, इस तरह की कोई चीज देना पसंद करेगा? वो तो मुश्किल है मेरे बच्चे। इन लोगों को तो लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो कानूनी तौर पे उनके ऊपर अलाउ है, तो और जबकि बाकी जो डोनेशन वगैरह वो कानूनी तौर पे आप पे लाजम नहीं होता। खैर, इन्होंने ये हॉस्पिटल बना के काम करना शुरू कर दिया, अपना सारा पैसा यहाँ पे लगा दिया। अब हुआ क्या, जब ये थोड़े का अर्सा हॉस्पिटल चला, तो उसके बाद मेरे बच्चे इसके लाइबिलिटीज अच्छी खासी, रेंट की भी, स्टाफ की जो सैलरीज थी, वो सारी लाइबिलिटीज पाइल अप होना शुरू हो गई। और हुआ क्या कि उसके पास डोनेशन डोनेशन इकट्ठा नहीं हो रहा था उतना, क्योंकि गंदे बंदे थे लोग, इनको कहते सारी जिंदगी इन्होंने करप्शन की है, अब हम इनको ज़कात दे दें या कुछ इस तरह की चीजें, वो इनको मिल नहीं रहा था। एट द एंड क्या हुआ मेरे बच्चे, ये हॉस्पिटल बंद हो गया। जब हॉस्पिटल बंद हुआ तो मेरे बच्चे खुद सोचें, क्या इस हॉस्पिटल में ऐसा कुछ था कि ये मालिक अलहदा थे और हॉस्पिटल अलहदा था? कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाया हमने? ऐसा तो कुछ नहीं बनाया। तो इस हॉस्पिटल की जितनी भी लाइबिलिटीज थी, उस सारी लाइबिलिटीज के लिए कौन जिम्मेदार थे? ये मालिक पर्सनली लाइबल थे। अब मेरे बच्चे, जो इनकी सेविंग थी वो भी गई, अब इनके जो घर बार थे वो भी सारे मेरे बच्चे बिक गए, और उन्होंने क्या किया, उस हॉस्पिटल की लाइबिलिटी पे की। अब ये खुद चुबुर्जी भी रहते हैं मेरे बच्चे, ये खुद खुदा ना खासा लोगों से कोई भीख मांग रहे हैं। फिर उन्होंने दोबारा इकट्ठा किया, इन्होंने क्या किया, दोबारा इरादा किया, अब दोबारा पैसा इकट्ठा करेंगे, दोबारा नवाजो दरदारी बनते हैं। इन्होंने दोबारा से फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर मेरे बच्चे, इन्होंने काफी सेविंग इकट्ठी कर ली, घर बार दोबारा बना लिए, और दोबारा मेरे बच्चे काफी सेविंग इकट्ठी कर ली। अब इनको लास्ट टाइम का वो सारा किस्सा याद था, इनको पता था कैसे हम रुले। आज ये आपके पास आए, आपसे आके मशवरा करते हैं, सर हमें कोई मशवरा दो, हमारे पास ये सेविंग है, मान लो इतने करोड़ ये सेविंग है, हम ऐसा करते हैं कि 10 करोड़ है, हम इससे कोई लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ये भी चाहते हैं अगर वो हमारे फलाह बहबूद का काम डूब जाए तो कम से कम हमारे पर्सनल एसेट लायबल ना हो, सिर्फ वही पैसा डूबे जो हम इस फलाह बहबूद के काम में लगाएंगे। तो मुझे बताएं, आप इनको क्या मशवरा देंगे, किस तरह ये काम करो आप, एज ए सोल ट्रेडर, एज ए पार्टनरशिप, या एज ए कंपनी? तो पहले क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? जहां पे कोई लाइबिलिटी लिमिट करना चाहता हो, एक ही तरीकाकार है लाइबिलिटी लिमिट करने का, और वो क्या है, कंपनी। पर एक्चुअली आपने इनको कौन सा मशवरा दिया होगा, क्या करो, कंपनी बना के कर लो भैया, ऐसे ही मेरे बच्चों, आपने इनको कंपनी का मशवरा दे दिया और इन्होंने क्या कर लिया, कंपनी बना भी ली। अब जब कंपनी बना ली तो इन्होंने मान लो कि कोई भी मान लो नवाज एंड जरदारी हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड, ये इसका नाम रख लिया, assume करो। मुश्किल बात तो नहीं। अब मेरे बच्चे, जब ये नाम रख लिया,
इनको पता था कि कुछ तो सेविंग हम अपनी लगाएंगे और बाकी अगेन वही नियत करके आए कि हम क्या करेंगे, लोगों से डोनेशन और ज़कात वगैरह मांगेंगे। अब इन्होंने फिर वो एक्टिविटी शुरू कर दी, लेकिन अब इस दफा क्या बना के की है, कंपनी बना के। और कंपनी में तो आपको पता क्या होता है, मालिक अलहदा और वो इदारा अलहदा। तो इदारे को कौन मैनेज कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये चलना शुरू हुआ, अब इनका पैसा तो लग गया, अब उसको अब शेयर तो होते नहीं इसके अंदर है, क्योंकि ये क्या होती है बोला, मोस्टली उसी तरह की हो ना, गारंटी लिमिटेड टाइप की होगी। कौन सा लोगों ने शेयर खरीदने हैं और इसमें इन्वेस्ट करना है, इसके मेंबर हैं, उसका प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, मेंबर बन रहे। ये लोगों की, चाहे वो अपने लिए, चाहे लोगों की फलाह बहबूद के लिए, जो भी है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो है नहीं। अब हुआ क्या मेरे बच्चे, टाइम जरा कम है, बातें मैं कम करना चाह रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस वाइंड अप करते हैं। इनका पैसा सारा लग गया। अब उसके मामलात को चलाने के लिए, उस हॉस्पिटल के मामलात को चलाने के लिए इनको डोनेशन चाहिए। अब लोगों के पास ये गए और लोगों को जाके कहा कि सर डोनेशन दे दो। जब लोगों से डोनेशन मांगा, उन्होंने कहा कि सर आप हमें अपना नाम बताएं, हम आपको डोनेशन देते हैं। अब ये अपना नाम हर एक को बताते थे, नवाज एंड जरदारी हेल्थ सर्विसेज लिमिटेड। जब ये नाम बोलते थे, आखिर पे लफ्ज क्या आ रहा है, लिमिटेड। जब लिमिटेड का वर्ड आता था, लोग कहते थे भैया आप तो कंपनी हो, और हमें जहां तक पता है कंपनी कारोबार के लिए होती है, आप लोगों की फलाह बहबूद का काम नहीं कर रहे, बल्कि आप तो कारोबार कर रहे हैं और हमें धोखा दे रहे हो। तो लोग क्या करते थे, इनको धक्के दे के निकाल देते थे, कोई बंदा इनको ज़कात या डोनेशन वगैरह जो पे नहीं करते थे। अब मेरे बच्चे, इनका वो रास्ता बंद हो गया, अब डोनेशन इनको मिल नहीं रहा। अब फिर इनकी एसोसिएशन के हालात खराब हो गए। ये आपके पास दोबारा है, आपको आके कहा कि भैया आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया था, आपने कहा था कि अपनी लाइबिलिटी लिमिट करने के लिए कंपनी बना लो। सर हमने कंपनी बना ली, अपनी लाइबिलिटी तो लिमिट कर बैठे, लेकिन हॉस्पिटल तो अभी भी बंद ही है सर, क्योंकि हमें डोनेशन चाहिए, डोनेशन मिल नहीं रहा। जहां पे जाके बताते हैं सर वो नाम हमारे साथ जोड़ दिया गया है, और हमें बताया गया कि आप कहीं पर भी अपना नाम बताएं, लिखें, ये नाम लाजमी, लफज लिमिटेड लाजमी बोलना है। सर जहां पे नाम बताते हैं लिमिटेड का वर्ड लोग सुनते हैं तो कहते हैं आप कंपनी हो, और हमें सर डोनेशन नहीं देते। तो आप वहां पे उनको कहते हो भाई, अगर थोड़ा सा उस दिन रुक कर, या थोड़ा सा अगले दिन आप आ जाते, क्योंकि उस दिन सर ने अभी ना हमें इतना की कॉन्सेप्ट बताया। एक और कॉन्सेप्ट भी था, वो अगले दिन के लेक्चर में था, लेकिन उस वक्त तक हम आपको मशवरा दे चुके, दोबारा आपसे मुलाकात नहीं हुई। एक और चीज भी, अब वो और चीज क्या है, जिससे ये जो लफ्ज लिमिटेड है, ये आपके नाम से रिमूव हो जाएगा कानूनी तौर। आप कंपनी भी होंगे, बैक एंड पे कंपनी होगे, लेकिन आप दुनिया को लफ्ज लिमिटेड लिखकर बताने की जरूरत नहीं होगी, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस यहीं पे है। बाकी कहीं पर भी कोई कंपनी होगी, वो लाजमी अपने नाम के साथ वर्ड लिमिटेड यूज करेगी। ये क्या है, कैसे होगा, ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। माजरत मेरे बच्चे, ये चीजें आज मुझे ये था कि शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट लाजमी देके जाना, बल्कि मेरा ख्याल है टेस्ट है 5-10 मिनट का, यहाँ पे कोई क्लास अभी शुरू होगी, चाहे उसी क्लास में 5-10 मिनट के अंदर एमी, बस जिसको है ये एमी एक प्रैक्टिस टेस्ट है, खाना पूरी 10 मिनट में आप उसको एमसीक्यूज है, आप टिक कर देंगे, बस हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं और आप उसको बता दीजिए। होता है ना, कोई आसान चीजें कुछ मुश्किल चीजें होती हैं, तो आज ये आसान है, अभी मुश्किल इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर असाइनमेंट मिलेगी, वो भी मुश्किल होगी, इससे अगले टेस्ट भी मुश्किल होंगे। तो करके जाना मेरे बच्चे है। अभी असाइनमेंट वो मेरे बच्चे ऊपर छुट्टियां होंगी बीच में, ये टेस्ट भी आ गए। असाइनमेंट आपको 1-2 दिन, क्योंकि मैंने बताया था वो खुद कर रहा हूँ तो उस पर टाइम लग रहा है। ये टेस्ट वापस लो, तो नंबर बता के करना है वापस। टोटल मार्क्स कितने और 16, इसके कितने आए हैं? शर्म तो नहीं आई, इसे मेरा सर्टिफिकेट ले रहा है, मर मुर के पूरा पास हुआ है, ये है कौन? अच्छा बच गया, चल जल्दी 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 क्लास में। यहाँ पे वो बंदा पास होता है जिसके 75% नंबर है एटलीस्ट।